Good morning, dear students. I am Lokesh Kumar Soni and from the side of KD College, Chaksu. I welcome you all, my dear students. And as you all know very well that Corona is here and there. That's why your offline classes are not possible today's. That's why we have started online classes for you, for your continuous study. Although as far as I am concerned that our regular classes, offline classes will start from August 5th. Okay, still I will try my best to give you through online classes. आप सभी का स्वागत और BA सेकेंड ईयर की क्लास में आप सभी का मेरी ओर से स्वागत है। मैं लोकेश कुमार सोनी आपकी इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस लेने वाला हूँ और इसमें पेपर फर्स्ट में सेक्शन सी में एक नोवेल है, इसका नाम है ए डॉल्स हाउस, जो कि हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया है और जिसकी कंपैरिजन की जाती है किससे? शेक्सपियर से। कंपेयर्ड टू ये आपका शेक्सपियर। ठीक है, इतना स्कॉलर ये माना जाता है कि इसकी कंपैरिजन किसके साथ की जाती है? शेक्सपियर के साथ में। और जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस ओवर करके जब ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू सेंट्रल अलाउंस केंद्र से मान्यता मिलने के बाद में, इजाज़त मिलने के बाद, तब भी आपकी क्लासेस लगनी है। लेकिन तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें ए डॉल्स हाउस आपको मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा। ठीक है, और डॉल्स हाउस का लिटरेचर में ही लेने वाला हूँ आपकी। तो डॉल्स हाउस की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि डॉल्स हाउस कोई भी पर्सन एक्चुअली वर्ड्स नोवेल होता क्या है कि अपने आसपास में, नियर अबाउट एटमॉस्फेयर में या कहीं रिश्तेदारों के यहाँ पे या कहीं भी जब अपन ने कोई भी सोशल एविल या सोशल इश्यू कुछ भी हमने देखा, उसको देख के कुछ विचार हमारे यहाँ आया हो कि यार मुझे कुछ लिखना चाहिए, प्लस कुछ सॉल्यूशन भी इसका डालना चाहिए, या सटायर, आयरनी वगैरह जो भी मुझे यूज़ करनी है वो करनी चाहिए, और एक अपना नोवेल मुझे लिखना चाहिए, एक किताब मुझे लिखनी चाहिए जिसमें कि मैं लाइव डिस्क्रिप्शन दे सकूं, आगे आने वाली पीढ़ियां भी, हमारे एंसेस्टर्स भी इनको पढ़ सकें। तो इस अविचार से हेनरिक इब्सन ने लिखा ए डॉल्स हाउस। और ये आइडिया इसने लिया कहाँ से? इसके लिए कहीं भी दूर नहीं गया, अपने माँ, पिताजी, मदर एंड फादर से ही, मतलब अपने फैमिलियल बैकग्राउंड से ही इंस्पायर्ड होकर के हेनरिक इब्सन ने आपके सामने ये नोवेल लिखा है ए डॉल्स हाउस। गुड़िया का घर कहने का मतलब क्या है? एक फैमिली में लगभग आप ये मान लीजिए 18th या 19th सेंचुरी में फीमेल की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, समाज में महिला को क्या समझा जाता है? प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी समझा जाता है महिला को। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट माना जाता है, मेन नहीं माना जाता है। ऐसा होता है। ऑल्दो आई डू नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ सिस्टम, स्टिल आई एम गोइंग टू टीच यू। तो फीमेल कंडीशन में बताई गई है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि घर के अंदर भी ऐसा ही होता है कि पिताजी थोड़े रूड नेचर के होते हैं, थोड़े क्रूर स्वभाव के होते हैं, और माँ अच्छी फैमिली से थी तो खर्चा करने की आदत शुरू से पड़ी हुई थी। पिताजी के यहाँ इतना इनकम सोर्स था नहीं, तो फिर यहाँ थोड़ा कंट्रोल से खर्च करना होता है। लेकिन वही आदत से लाचार, आदत से मजबूर कि खर्चा खूब दबा के करना। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, खर्चा दबा के करना तो भी पिताजी की डांट कि क्यों इतना खर्चा किया। ठीक है, मतलब जो कुछ भी हो, ठीक रहा, किसके माथे फोड़ना, या तो वाइफ के माथे या बच्चों के माथे, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ ही है। फिर एक टाइम के बाद कि बिजनेस में लॉस होता। अच्छा, ये आपके मैंने जो है इस डॉल्स हाउस नामक नोवेल को नोट्स बना के बिल्कुल मोस्ट शॉर्ट स्टाइल में इसके ये नोट मेकिंग मैंने की है। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपके इस नोवेल का कवर अप हो जाएगा, इसलिए ये आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं।
हालांकि पूरा तो आपको डिटेल से पढ़ना ही है। आई एम जस्ट ओनली ए फैसिलिटेटर फॉर यू। ठीक है, डिटेल तो पढ़नी होती है। अब आप कॉलेज में हैं, स्कूल में नहीं हैं, सेल्फ स्टडी की हैबिट आपको क्रिएट करनी होगी। ठीक है, स्टिल मैं मेरी तरफ से बेस्ट करूँगा कि आपको ये नॉवेल अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फादर की। फादर को एक बार हुआ, हेनरी गिब्सन के फादर को हुआ क्या कि बिजनेस में लॉस हो गया। उसका सारा ठीक रहा, किसके माथे फोड़ा? वाइफ के माथे, बच्चों के माथे। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था, तुम्हारे पैर इस घर में पड़े, इस वजह से मेरे बिजनेस में लॉस हुआ। तो ऐसा कुछ मतलब चलता रहता था ऐसा। ठीक है, तो ये तो था इसका इंस्पायरेशन के लिए इसका बैकग्राउंड। अब आप आ जाइए इस नॉवेल पर। इस नॉवेल की जो लीडिंग कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर है, उसका नाम है नोरा हेल्मर। नोरा लेडी का नाम है और हेल्मर ये सर नेम है, जो कि इसको आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हेल्मर सर नेम था इनका और नोरा हेल्मर इसका फुल नेम हो गया। और इसको दिखाया जाता है शुरुआत में, इस नॉवेल के शुरुआत में, नॉवेल का स्टार्टिंग कैसे किया जाता है कि नोरा हेल्मर घर में एंटर करती है और एंटर करने के बाद, एंटर जब करती है तो उस टाइम क्या होता है कि समय क्या होता है, लगभग टाइमिंग क्रोनोलॉजिकल जो मैटर था वो ये है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है आपके क्रिसमस डे। ठीक है, उससे एक दिन पहले की बात होती है कि ये कुछ गिफ्ट्स एंड पैकेजेस लेकर आती है, बहुत महंगे महंगे अच्छे, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। ऑल आर सरप्राइजेस गिफ्ट्स, सरप्राइज गिफ्ट्स है सभी। ठीक है, पहले से अपने हस्बैंड से इसका कोई भी डिस्कशन किया हुआ नहीं है। और जब ये घर में एंटर होती है तो कुछ पैकेट्स तो इसके हाथ में होते हैं, कुछ पैकेट्स एक डिलीवरी बॉय और इसके साथ में आता है ए मैन, वो भी लेके आता है, वो आदमी भी साथ में आता है इसके, और आके अपना जो काम था उसका सामान को पार्सल जो भी लाया था साथ में उसको रखा और वहाँ से निकल लिया। उसके बाद उसका हस्बैंड कौन, टॉरवेल्ड हेल्मर, पूछता है व्हाट्स दिस, क्या है ये सब कुछ, वाई डिड यू बाय ऑल दिस आइटम्स इन वेस्ट, कि क्यों तुमने बेकार में ये सारे आइटम खरीदे। ठीक है, बेचारी की जो है बहुत गहरा इसको चोट पहुंचती है यहाँ सीधे। और नोरा हेल्मर कहती है माय डियर इट्स नॉट अ वेस्ट, ये बेस्ट आइटम नहीं है, इट्स अ गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू एंड आवर चिल्ड्रंस, हमारे बच्चों के लिए और आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट मैंने खरीदा है। तो फिर भी ये और ज़्यादा भड़क उठता है, क्यों तुमने इतना खर्चा किया फालतू में, क्योंकि ये लव तो करता है इससे, टॉरवेल्ड हेल्मर अपनी वाइफ नोरा से लव तो करता है, लेकिन कौन सा वाला, ओनली दिखावटी प्रेम, शो पीस प्रेम। जैसा कि आजकल आप सब सोशल मीडिया पे देखते होंगे, विद सेल्फी विद माय डियर मदर, सेल्फी विद फादर, मदर्स डे सेलिब्रेशन विद माय मदर, फादर्स डे सेलिब्रेशन विद माय फादर। लेकिन एक्चुअल में जाके देखो कंडीशन होती क्या है। अगर सारे के सारे ही जो है मदर्स डे फादर्स डे इतना अच्छे से मनाते हैं, एक ही दिन मनाते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि अनाथ आश्रम में माता पिता वहाँ किसके होते हैं। ठीक है, तो माता पिता दिवस एक दिन नहीं मनाएं। एज फार एज आई एम कंसर्न वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स फॉर ऑल 365 डेज, नॉट फॉर सिंगल डे। सेम वही कंडीशन इधर है, वो दिखावटी प्रेम होता है एक दिन वाला, और असली प्रेम कौन सा होता है 365 दिन वाला। तो ये भी कौन सा वाला प्रेम करता है, इसको केवल दिखावटी प्रेम। ओके, और जब गिफ्ट्स वगैरह वो देखता है तो काफ़ी डांटता है, फटकारता है इसको, क्यों तुमने खर्चा किया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपने पास पैसे लिमिट के हैं, इतना ही मैं कमाता हूँ कि अपना खर्चा चल जाता है, फिर कहाँ जरूरत पड़ गई थी ये फालतू के गिफ्ट्स आपको खरीद के लाने की। ठीक है, और इसमें तेरा भी दोष नहीं है, तेरी तो आदत तेरे मायके वालों से पी आदत ख़राब पड़ी हुई है। तेरे फादर माना कि पैसे वाले हैं, वहाँ तुम्हारे पैसा है, वहाँ से तुम्हारी आदत डली हुई है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, घर से ही तुम ये आदत अपनी इनहेरिटेंस में लेके आए हो, विरासत में लेके आए हो वहाँ से अपने पीयर से, और ये यहाँ नहीं चलेगा। यू हैव टू क्विट दिस हैबिट हियर, आपको यहाँ ये आदत छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ इनके मतलब नोक-झोंक दोनों के चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर है
डॉक्टर रैंक, जो कि इनके एक फैमिली फ्रेंड है। कहने का मतलब टॉरवेल्ड के काफ़ी पक्के फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, बॉजम फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, इंटीमेट फ्रेंड है, ठीक है, जैसा भी आप समझें, अच्छे फ्रेंड है। फैमिली में इनका आना जाना लगभग डेली लगा रहता है। और इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आपके आती है क्रिस्टाइन लिंडे। ये जो है मिलती है किससे, नोरा हेल्मर से आके। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इनसे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इनसे। बाकी के कैरेक्टर्स स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए क्रिस्टाइन लिंडे जो हैं वो 8-10 साल पहले फ्रेंड हुआ करती थी, कलीग हुआ करती थी स्कूल में, कॉलेज लाइफ में इसकी फ्रेंड हुआ करती थी। आज से लगभग 8-10 साल पहले, 8 और 10 ईयर्स अगो दे बोथ ऑफ वर फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नज़र में फर्स्ट साइट में तो जबकि ये अब मिलती है, 8-10 साल पहले तो फ्रेंड थी, लेकिन जबकि ये अब मिलती है तो अब की फर्स्ट साइट में नोरा इस क्रिस्टाइन लिंडे को पहचान नहीं पाती है, ठीक है, जज नहीं कर पाती है कि हु इज़ दिस लेडी, कि ये लेडी है कौन। लेकिन थोड़ी देर बाद ये नोरा इसको पहचान जाती है, अरे यू आर क्रिस्टाइन, माई कलीग, माई 8 और 10 ईयर्स अगो ओल्ड फ्रेंड, वेलकम यू, आपका स्वागत है। फिर इसके बाद दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करती हैं, थोड़ा डिस्कशन होता है, हाल चाल पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद ये क्रिस्टाइन लिंडे अपनी फ्रेंड नोरा को बताती है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। कितने साल पहले, आज से 3 साल पहले, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। और तब से मैं फाइनेंशियली काफ़ी सफ़र कर रही हूँ, काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ, और मैं अपने ही किसी रिलेटिव के यहाँ रह रही हूँ, बच्चे भी वहीं हैं, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं और मैं थोड़ा उन रिलेटिव्स से भी फ्री होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लाइफ टाइम उनके सिर पर बर्डन बनकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। इसीलिए अब मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। दैट्स वाई आई एम सीकिंग ए गुड जॉब फॉर मी नाउअडेज। इन दिनों में मेरे लिए एक जॉब तलाश रही हूँ, अगर आपके नज़र में कोई हो तो बताएं, ठीक है। अब ऐसे इनकी बातें चलती रहती है। फिर लिंडा जो है आगे, क्रिस्टाइन लिंडे जो है वो बात करते करते बातों ही बातों में इससे कहती है कि हे नोरा, आप तो शुरू से ही एक्स्ट्रा वेगेंट रही हैं। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब फिजूल खर्चे, मतलब दबा के खर्च करने वाली, खुले हाथ वाली, खुले दिल वाली, ठीक है, फिजूल खर्च करने वाली, खर्चा करने की आदत डली हुई है, मुट्ठी खुली हुई है शुरू से ही। तो तुम्हारी तो ये आदत शुरू से ही है, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ स्कूल टाइम में भी तुम्हारी ये आदत थी कि तुम जो चीज़ नहीं खरीदनी है वो भी तुम खरीद लेती थी, ठीक है। क्या अभी भी ऐसा ही है, या आपके इस हैबिट में कुछ चेंज आया है? तब नोरा इस बात को एडमिट करती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आज भी काफ़ी हद तक ऐसी ही हूँ, और इस बात के लिए मुझे मेरे हस्बैंड टॉरवेल्ड हेल्मर के द्वारा कई बार डांट भी मिलती है, फटकार भी मिलती है, ठीक है। आगे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं कि मारा पीटी होती है नहीं होती है, क्योंकि मैं देखने नहीं गया वहाँ पे, ठीक है। अब हालांकि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है, फिर मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अब तो आपका प्रमोशन होने वाला है, अब क्यों आप मुझे खर्चे से रोकते हैं? तो कहता है कि प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन वाली सैलरी मिली नहीं है, जब तक हाथ में नहीं मिल जाती तब तक खर्चे को कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि आने वाली सैलरी के इंतज़ार में अभी से इतना खर्च कर दें कि आगे आने वाली 2-5 सैलरी तो डेप्ट को क्लियर करने में ही गुजर जाए। इसलिए हमें अभी तक कंट्रोल्ड वे में मनी स्पेंड करनी है और हमारी फैमिली को रन करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाइए, फिर नोरा कहती है हाँ कि कुछ ऐसा ही आप कह सकती हैं। नोरा कहती है किससे? क्रिस्टाइन से, कि जैसे आपने तो ज़्यादा ही कुछ सफ़र कर लिया कि आपके हस्बैंड को आपने खो ही दिया। मैंने खोया तो नहीं, कौन कहता है ये बात? नोरा। खोया तो नहीं, लेकिन सफ़र मैंने भी काफ़ी किया है इस मामले में। एक कुछ समय पहले हमने भी बहुत हार्ड टाइम
स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। कारण मेरे हस्बैंड का बीमार पड़ जाना, और हस्बैंड की बीमारी भी ऐसी बीमारी हुई कि कंट्रोल में ही नहीं आ पा रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका एटमॉस्फेयर चेंज होना चाहिए, तभी इनकी बीमारी में कुछ रिलीफ इनको मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए फिर हमें साउथ जाने का हमने प्लान बनाया। साउथ का मतलब साउथ टूर पे जाने का हमने प्लान किया। साउथ टूर का मतलब इटली जाने का हमने प्लान किया। कहाँ के लिए किया? इटली के लिए। अब वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसों की भी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि आने का जाने का किराया, वहाँ रहना, वहाँ खाना पीना, वहाँ की चीज़ें खरीदना, वहाँ रहते हुए वहीं से मेडिसिन परचेज़ करना, आदि आदि। तो कई सारे पैसों की हमें ज़रूरत थी, और पैसों का अरेंजमेंट उस टाइम हमारे पास नहीं था। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड से मैं बहुत ही सॉलिड हूँ, मतलब पीयर वाले फैमिली बैकग्राउंड से। तो मैंने गुपचुप में ही बिना मेरे हस्बैंड से ये बात शेयर किए हुए मैंने उनसे फादर से कुछ पैसा लिया, हस्बैंड को बिना बताए। मैंने पैसों का अरेंजमेंट भी किया। अरेंजमेंट करने के बाद हमने टूर भी अरेंज कर लिया। हम साउथ में इटली में रहे भी सही। उसके बाद हस्बैंड की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी हुआ। इन्होंने अपनी डिजीज़ को हील किया, इन्होंने बीमारी से रिकवर किया। जब पूछा गया हस्बैंड के द्वारा कि हाउ डिड यू मैनेज मनी, तुमने पैसा कैसे मैनेज किया, देन मैंने कहा कर लिया अरेंज कहीं से, थोड़ा बहुत मैंने पर्सनली कहीं से किया। मेरे पास गुप्त सेविंग थी, या आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कि मैंने कर लिया मैनेज। यू डोंट वरी रिगार्डिंग दिस मैटर, ओके। और तो मैंने कुल मिला के मैनेज कर लिया है। ठीक है। रियलिटी तो ये थी कि नोरा ने अपने फादर से पैसा लिया था, और जब पूछा गया तो नोरा ने बताया कि पति को भी नहीं, अदर कैंडिडेट्स को, कि मैंने कहीं से लोन लिया था, और उसकी ईएमआई में अब तक भर रही हूँ। हालांकि मैं अब तक उस ईएमआई को पूरा कर चुकी हूँ। और ऐसा ही कुछ लिंडे के साथ भी हुआ था। वह डेट का लेना कर्जा, फिर उसको चुकाना, और जो कर्जे के कागजात उसके थे वहाँ पर सब कुछ उसने बैंक फ्रॉड करके, बैंक फ्रॉड का मतलब फर्जी लोन के ईएमआई के कागज़ वगैरह उसने बनवाए, ताकि अगर कभी बात बन भी जाए हस्बैंड को दिखा सके कि मैंने लोन लिया है। ठीक है। और उस पैसे को चुकाने के लिए काफ़ी टाइम तक ये हिडन अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में, जब हस्बैंड ऑफिस चला जाता था तो पीछे से इसने कुछ एक्स्ट्रा साइड जॉब भी किया, ताकि कुछ अर्निंग कर सके, और उस पैसे को वापस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने फादर को वापस रिटर्न कर सके। और अंततः फाइनली एट लास्ट इसने वो डेट अपने फादर को रिटर्न कर भी दिया। ठीक है। फिर इसके बाद एंट्री होती है इसके अंदर एक विलेन की, जिसका नाम है क्रॉगस्टेड। फिर इसके बाद क्या होता है कि एक और कैरेक्टर इसमें आता है, नील्स क्रॉगस्टेड, जो कि एक विलेन है, मतलब खलनायक है। ठीक है। और जिसकी पत्नी मर चुकी है, और जिसके साथ में अब बहुत सारे बच्चे भी इसके साथ ही हैं। किसके साथ? इसी क्रॉगस्टेड के साथ। और ये बैंक में सर्विस करता है, किसके साथ? टॉरवेल्ड के साथ। मतलब जिस बैंक में टॉरवेल्ड सर्विस करता है उसी बैंक में यह क्रॉगस्टेड भी वहीं पर एम्प्लॉय है। ठीक है। तभी फिर अब अगला सीन आता है, नोरा और लिंडे जब दोनों बात कर रही थी, तभी बात करने के दौरान ही, ठीक है, एट द मेन टाइम डॉक्टर रैंक, टॉरवेल्ड एंड क्रॉगस्टेड, ऑल ऑफ देम केम आउट फ्रॉम टॉरवेल्ड स्टडी रूम। तभी डॉक्टर रैंक, टॉरवेल्ड और क्रॉगस्टेड तीनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं। अपने रूम का मतलब टॉरवेल्ड के घर में जो स्टडी रूम बना हुआ था, वहाँ तीनों गपशप कर रहे थे, बात कर रहे थे, या कोई ऑफिशियल टॉक कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन टॉरवेल्ड के स्टडी रूम से तीनों एक साथ बाहर निकले। ठीक है। उस वक्त क्या हुआ कि 1 और 2 ये दोनों तो चले गए टॉरवेल्ड रे के घर पे, मतलब इसका नोरा का हस्बैंड। तब नोरा
अपने हस्बैंड हेल्मर से टोरवेल्ड से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है क्रिस्टाइन लिंडे, जो कि अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस को फेस कर रही है, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन को वो फेस कर रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ आज से 3 साल पहले हो चुकी है और अब फाइनेंशियल क्राइसिस अब उसके सामने बहुत बड़े रूप में सामने आ चुका है, इसलिए उसको एक जॉब की ज़रूरत है। अगर आपके बैंक में कोई जॉब हो, आपके नज़र में कोई जॉब हो, तो प्लीज़ आप उससे लगवा दो। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू फॉर दैट। उसके लिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ। तब उसके हस्बैंड की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नोरा को नहीं मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि जब नोरा बैठी हुई थी तभी उसी के गार्डन में से नोरा की मैड आती है, उसकी नौकरानी आती है, जिसमें वो मेड नोरा के बच्चे को भी अपने साथ में लेकर आती है। मतलब बच्चे को गार्डन में खिला रही थी कौन? नोरा की नौकरानी नोरा के बच्चे को खिला रही थी। खिला खिलू के फ्री होके जब वो अंदर एंटर हुई, अंदर आई, तभी क्रोगस्टेड भी वहाँ आदम का। और आते ही जब अकेले में टोरवेल्ड हेल्मर की एब्सेंस में जब घर पर क्रोगस्टेड अकेला आता है तो नोरा इस बात से बहुत डर जाती है। ऐसा आप भी फील कर सकते हैं कि हस्बैंड बाहर हो, वाइफ अकेली हो, कांस्टेंट हो अपने पति के प्रति, और फिर अगर कोई गैर पर्सन अगर घर पे आता है तो एक बार तो डरना उसका भी लाजमी होता है। तो वो भी डर गई। डरने के बाद फिर जब इनकी बातचीत शुरू होती है, क्रोगस्टेड बोलता है कि डोंट फियर, डरो मत, डोंट बी फ्राइटन्ड, डरो मत, योर हस्बैंड इज़ नॉट हियर राइट नाउ, आपका पति अभी इस वक्त आपके साथ नहीं है। यह सुन करके और बड़ा झटका नोरा को लगता है कि क्या पता दुष्ट अब क्या करने वाला है आगे, कि तुम्हारे पति यहाँ पे नहीं है और अब मैं किसी एक ज़रूरी मैटर पर आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर टेंशन, ठीक है। फिर उसके बाद तो आगे जब क्रोगस्टेड जब नोरा से और आगे कहता है कि नाउ आई वांट टॉक टू यू रिगार्डिंग एन इम्पोर्टेंट मैटर, की किसी एक ज़रूरी मामले पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब क्या पता क्या मैटर है, क्या बात करेगा अकेला आदमी, अकेली औरत। खोपड़ियाँ ठन ठन हो गई किसकी? नोरा की। फिर इसके बाद कहता है कि हालांकि ऑल दो योर हस्बैंड एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, कि मैं और आपका पति टोरवेल्ड हेल्मर हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे को लाइक भी करते हैं, और आज से ही नहीं हम कॉलेज टाइम से दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों अब वो चेंज हो गया है, जबकि हम तो जॉब भी सेम बैंक में ही करते हैं, लेकिन अब उसका नेचर काफ़ी चेंज हो गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा है। और मुझे डर है कि एक दिन वो मेरी जॉब छीन लेगा। तो नूरा ने कहा देन व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मैं क्या करूं? इट्स योर पर्सनल मैटर, इट्स योर ऑफिशियल मैटर, यू कैन हैंडल योर सेल्फ, कि ये तुम्हारा मैटर है, तुम इसको अपने स्तर पे हैंडल करो। योर ऑफिशियल, ये आपका ऑफिशियल मैटर है, घर पे मेरे पास क्यों लेके आए हो? अगर टोरवेल्ड से प्रॉब्लम है टोरवेल्ड को बताइए, मुझे क्यों बता रहे हो? जिससे प्रॉब्लम है आपको उसी को बतानी थी ना, मेरे पास क्यों फालतू की ये नोटंकी चल रही है भी, ठीक है। फिर वो कहता है कि आप, क्रोगस्टेड कहता है कि सॉल्यूशन सुन इसका, आप क्या करोगी? अपने हस्बैंड से कहो कि वो अपने आप में कुछ चेंज लाए और मुझे कंफर्ट फील करवाए। मुझे डर है कि वो मेरी नौकरी एक दिन छीन लेगा, और नौकरी छीन लेगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं घर पे, कौन रोटी खिलाएगा उनको? कौन खाना खिलाएगा? कैसे पलेंगे वो? तो ये कहती है भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद यू एंड योर फ्रेंडशिप विद माई हस्बैंड, की तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी मेरे पति से दोस्ती है, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई आई विल नॉट से एनी थिंग रिगार्डिंग यू टू माई हस्बैंड, इसलिए मेरे पति से तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी कहने वाली नहीं हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल, नाउ यू मे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यू मे गो फ्रॉम हियर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, पधारिए आप यहाँ से, ठीक है। क्रोगस्टेड की खोपड़ी चौक। फिर उसके बाद क्रोगस्टेड कहता है कि अगर तुम अपने पति से नहीं कहती हो, अगर तुम मेरे बारे में अपने पति से नहीं कहती हो, तो पता है तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने तुम्हारे पति से झूठ बोला था कि तुमने उनके इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे कि नहीं लिए थे? नहीं लिए थे।
मुझे पता है कि तुमने अपने पिताजी से पैसे लिए थे, बैंक से नहीं लिए, और ये सच्चाई मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। इसका प्रूफ भी मेरे पास में है, और वो सब कुछ पेपर्स एंड फाइल्स जब मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा तो यू कैन इमेजिन, तुम इमेजिन कर सकती हो कि वॉट वुड हैपन विद यू, तुम्हारा क्या होगा। वॉट योर हस्बैंड वुड डू विद यू, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्या करेगा। वॉट वुड बी योर फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। वॉट वुड बी योर क्रिटिकल कंडीशन, कैसे क्या तुम्हारी दयनीय स्थिति होगी। यू कैन इमेजिन अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इन सभी बातों के बारे में तुम इमेजिन कर सकती हो। तब जाकर नोरा को कुछ टेंशन होती है और वो कहती है कि ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट रिगार्डिंग दिस मैटर, इस मामले में मेरी तरफ से मैं बेस्ट कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। और फिर इस मामले की बातचीत वो अपने पति से न करके अपनी फ्रेंड किससे करती है, क्रिस्टाइन लिंडे से, कि ऐसा ऐसा चल रहा है और इस क्रोगस्टेड दुष्ट व्यक्ति ने मेरा जीना हराम कर रखा है, ब्लैकमेल करने लग गया, ठीक है। तो क्रोगस्टेड अब उसको सोलेस करने के लिए, कंफर्ट फील करवाने के लिए कुछ सॉल्यूशन सोचती है। अब वो सॉल्यूशन क्या बताती है, क्या सोचती है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, टीचिंग मेथड मेरा पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, शेयर करें न करें, इच्छा आपकी। थैंक यू।